हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक एज़्योर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस पार्ट तक जाएंगे। तो आज जो हमारी पहली वीडियो है वो एज़्योर फंडामेंटल्स के बारे में है, जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे और आगे चल के एज़्योर के कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आप क्लियर कर सकते हैं और कौन कौन से पाथ हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। आज इसकी पहली वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम एज़्योर के और क्लाउड कंप्यूटिंग के थोड़े फंडामेंटल्स देखेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, ठीक है, और मेन टॉपिक्स को देखेंगे विद एग्जांपल। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। अगर आप अभी क्लाउड कंप्यूटिंग या एज़्योर में स्टार्टिंग कर रहे हैं या आप क्या नाम है बिगिनर हैं लर्निंग की तरफ, तो ये अगर स्टार्टिंग में आप जैसे कि AZ900 जो एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, आप एज़्योर में क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कितने भी एडवांस लेवल तक जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहें, लेकिन आपको फंडामेंटल पहले क्लियर, सर्टिफिकेशन भले ही क्लियर ना करें लेकिन उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने ही करने चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी सीरीज में पहले स्टार्टिंग में जो पहला जैसे टॉपिक है अंडरस्टैंड क्लाउड कंसेप्ट्स, तो उसको हम जैसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कोर एज़्योर सर्विसेज को, फिर अंडरस्टैंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट, और उसके बाद प्राइसिंग एंड सपोर्ट को। तो अंडरस्टैंड क्लाउड कंसेप्ट्स में आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जो बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। फिर उसके बाद हम जो एक्सपेंडिचर मॉडल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑपरेशन, उसके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, और उसके बाद जो क्लाउड के मॉडल्स हैं उसके बारे में और इनका डिफ्रेंसिएशन भी देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपने स्कूल से लेकर अपने कॉलेज ग्रेजुएशन में, और आज भी आप इसको अपने कंपनी में, जो भी अगर आप किसी कहीं जॉब करते हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपने इस टर्म के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, अलग अलग सर्विसेज, जो अलग अलग वेंडर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सिंपली ये, इसकी डेफिनेशन आपको पहले से पता ही होगी, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली क्या है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेंटिंग रिसोर्सेज। सिंपली मतलब क्या है कि जैसे आप अपनी जो मशीन है, लोकली आप अपनी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म्स में अगर हम देखें तो आप क्लाउड पे एक सर्वर है जहाँ पे वर्चुअल मशीन के रिसोर्सेज हैं और हम उन रिसोर्सेज को रेंट कर रहे हैं, पे करके रेंट कर रहे हैं, जिसमें रिसोर्सेज में वो स्टोरेज भी हो सकता है, वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, CPU की साइकिल्स भी हो सकती हैं, स्टोरेज हो सकता है, नेटवर्क सर्विसेज हो सकती हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज हो सकती हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। वो किसी भी तरीके की सर्विसेज हो सकती हैं जो कि एक लोकल मशीन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो सबसे मेन जो एक बेनिफिट और एक प्रॉपर्टी है वो सबसे मेन ये, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ आप उसी के लिए पे कर रहे हैं। आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे करने की नीड नहीं है क्लाउड में, ठीक है। तो सबसे जो बेनिफिट्स हम आगे और देखेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा टर्म है, ठीक है, अगर आप किसी सर्टिफिकेशन, फंडामेंटल सर्टिफिकेशन को भी क्लियर करेंगे तो क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। इसीलिए मैंने ये सब पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन कर रखा है। यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ठीक है। द कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर टेंड टू वेरी बाय क्लाउड प्रोवाइडर। जो कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं वो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर के बेस पे डिफरेंस है। मतलब एक डिफरेंस है उसमें कि जैसे कि AWS है तो उसकी कुछ सर्विसेज अलग हैं, एज़्योर है तो उसकी कुछ सर्विसेज अलग हैं, गूगल क्लाउड है उसकी कुछ सर्विसेज अलग हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सबका सेम है। स्टोरेज सर्विस सब प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क सर्विसेज सब प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज सब प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके नेम्स अलग हो सकते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका फंडामेंटल सेम है। वर्चुअल मशीन का भी आपने नाम खूब सुना होगा, आपने यूज़ भी करा होगा। जैसे कि आप अपने मशीन्स में कोई वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे VMware हो गया। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं तो उसमें जेनी मशीन, आप मतलब वर्चुअल कोई मशीन को आप अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं और आप वर्चुअली उसे एम्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक योर डेस्कटॉप और लैपटॉप यू आर यूजिंग, ठीक है। तो आप वर्चुअल एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं, जो एक मशीन जिसके रिसोर्सेज जो हैं, जिसके जो एक्चुअल हार्डवेयर जो है, जो उसका
होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्चुअल है, आप उसका एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच वर्चुअल मशीन इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन का एक अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका एक हार्डवेयर होता है। आप अपने सिस्टम में उसका वर्चुअल हार्डवेयर यूज करते हैं, लेकिन उसका फिजिकल हार्डवेयर एक्चुअल दूसरी जगह पे स्टोर होता है। डेट अपीयर्स टू द यूजर लाइक अ फिजिकल कंप्यूटर, आपको बिल्कुल वो फिजिकल कंप्यूटर की तरह लगेगा। हर रिसोर्सेज को नॉर्मल यूज करेंगे, हर एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं, विंडो लाइनक्स। ठीक है, यू कैन देन इंस्टॉल वॉट एवर सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इज दैट यू डोंट हैव टू बाय एनी ऑफ द हार्डवेयर। डिफरेंस ये है कि आपको कोई हार्डवेयर बाय करने की नीड नहीं पड़ती और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको विंडोज लाइनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है। द क्लाउड प्रोवाइडर रन्स योर वर्चुअल मशीन ऑन ए फिजिकल सर्वर, जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो उस वर्चुअल मशीन को आपकी वर्चुअल मशीन को फिजिकल सर्वर और उनके डेटा सेंटर से ऑपरेट करता है और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको नॉर्मली ऐसा ही लगता है, एक इस तरीके का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट, आपको ऐसे लगता है कि आप एक सिक्योर एक एक्चुअल फिजिकल मशीन यूज कर रहे हैं। विद क्लाउड यू कैन हैव अ वर्चुअल मशीन रेडी टू गो इन मिनट्स, वो इतने मिनट्स में सारी सर्विसेज को अवेल करा देते हैं कि आपको उसमें लेस कॉस्ट में। और नॉर्मली देखा जाता है जो भी हम अपने लोकल मशीन से सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए तो हमें पे भी नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे कोई वर्चुअल मशीन जैसे क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू कोई सर्विस ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको वर्चुअल मशीन बाय भी करनी पड़ती है, मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई ये बेसिक वर्चुअल मशीन और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। लेकिन कंप्यूटिंग के लिए क्लाउड के टर्म्स में सिर्फ वर्चुअल मशीन एक टर्म नहीं है, एक टर्म और है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, कंटेनर्स एंड सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जिसके बारे में अभी हम एग्जांपल के साथ समझ लेंगे इजीली, क्योंकि जब हम आगे एक्चुअल हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है, एज्योर में जब हम एक्चुअल पोर्टल पे हैंड्स ऑन करेंगे तो ये टर्म्स का आपको बेसिक पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम एक्चुअल में क्रिएट करेंगे, एक्चुअल में हम यूज़ करके देखेंगे कि इनका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। ठीक है, तो कंटेनर्स के बारे में बात करें, कंटेनर्स लगभग सिमिलर है वर्चुअल मशीन से। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड जो एप्लीकेशन है उसकी खुद की डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशंस पैकेज के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के फॉर्म में एक कंटेनर के फॉर्म में स्टोर होती है और इसका एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड रन टाइम एनवायरनमेंट होता है एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो कंटेनर्स को आप सिंपली ये समझिए कि वर्चुअल मशीन की ही एक फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका एक स्टैंडर्ड रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, और आपको इसमें कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप एक वर्चुअल मशीन का एक एडवांस फॉर्म समझ लीजिए, कंप्यूटिंग फॉर्म समझ लीजिए, लेकिन इसमें ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और जो वर्चुअल मशीन के अलग तामझाम होते हैं उनकी नीड नहीं पड़ती। सिंपली एप्लीकेशंस और उसकी डिपेंडेंसीज को पैकेज के फॉर्म में कंटेनर्स में स्टोर कर दिया जाता है और वो कंटेनर जो है एक स्टैंडर्ड रन टाइम एनवायरनमेंट में रन करता है एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा जो टर्म है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा सर्वरलेस, यानी कि यहाँ पे सर्वर के बारे में, सर्वर्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन का कोड है उसमें आपको जो एप्लीकेशन का कोड है उसको आप रन करा रहे हैं बिना क्रिएट करे, बिना कॉन्फ़िगर करे और बिना सर्वर की मेंटेन करे हुए टेंशन लिए हुए। आपको सर्वर को मेंटेन करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेनली ये एक ऑटोमेटेड टास्क के लिए काम आता है, जब आपको कोई ऑटोमेटेड टास्क क्रिएट करना हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, कोई सर्वरलेस प्रोसेस ऐसा है जिसमें ऑटोमेशन है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको एक ईमेल कंफर्मेशन का एक ऑटोमेटिक मेल सेंड करना है जब कोई रिक्वेस्ट या कोई आपको रिस्पॉन्स ट्रिगर करना हो, जैसे कि कस्टमर ने कोई ऑनलाइन परचेज करी तो उसके बाद एक ऑटोमेटिक मेल आपको कस्टमर के पास सेंड करना है, ईमेल कंफर्मेशन, तो उस केस में आप ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में आगे हम देखेंगे कि एक्चुअल कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, लॉजिक एप्स फंक्शन जो भी हैं। ओके, सर्वरलेस मॉडल जो है वो प्राइस के टर्म्स में, यानी कि पे करने के टर्म्स में भी वर्चुअल मशीन और कंटेनर से डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है कि सर्वरलेस मॉडल में आपको जब ही पे करना है जब प्रोसेसिंग हो रही हो, प्रोसेसिंग टाइम के बेस पे ही जो फंक्शन है जब वो प्रोसेस करेगा, जब प्रोसेसिंग टाइम के बेस पे ही आपको, यानी कि आपको बाकी टाइम पे उसको पे नहीं करना है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, जब जब प्रोसेसिंग होगी उसी टाइम के लिए आपको सर्वरलेस मॉडल में पे करना है। लेकिन वर्चुअल मशीन और कंटेनर के केस में आपको जब जब वो रन करेगा, इवन एप्लीकेशन भले ही उसके अंदर की जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो, आइडल हो, किसी भी पोजीशन में वर्चुअल मशीन और कंटेनर रन हो रहा है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये प्राइस के टर्म्स में भी आप देखिए क्या डिफरेंस है। इनकी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे कि इनके क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, एक्चुअल सर्विसेज जो रियल लाइफ में एक्चुअल में जो हम यूज करते हैं, क्लाउड जो वेंडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक डायग्रामेटिकल व्यू में इसको देख लेते हैं थोड़ा वर्चुअल मशीन, ताकि और इजीली समझ में आ जाए।
देखिए वर्चुअल मशीन के टर्म्स में जैसे कि जो हमारा होस्ट है, यानी कि जहाँ पे वो एक्चुअल हार्डवेयर लोकेट है, ठीक है, क्योंकि हम तो वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन, जैसे कि मैं VM1 यूज कर रहा हूँ या कोई और यूजर है वो VM2 यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल हार्डवेयर एक जगह पे लोकेट है, ठीक है, उसका डेटा सेंटर, उसके सर्वर्स एक एक्चुअल जगह पे लोकेट है जहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर है, वहीं पे इसका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वहाँ लोकेट है। बीच में एक हाइपरवाइजर कंट्रोलर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल मशीन का एक डायग्रामेटिकल व्यू है, ठीक है। कंटेनर के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे भी एक फिजिकल हार्डवेयर है, ऑब्वियस है, यहाँ पे भी एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक कंटेनर इंजन है जो इन कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, कंटेनर 3 है, एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये एक इसकी एप्लीकेशन है और इसकी डिपेंडेंसी है, ऐसी मल्टीपल कंटेनर्स बने हुए हैं जिसके अंदर उसकी खुद की एप्लीकेशन जो ऑपरेट हो रही हैं और उसकी डिपेंडेंसीज हैं। तो मल्टीपल कंटेनर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेटिंग पावर के टर्म्स में देखें तो वर्चुअल मशीन से अपग्रेडेड है, ठीक है। तो ये कंटेनर्स हैं। ऐसी हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे भी फिजिकल हार्डवेयर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे एक सर्वरलेस रन टाइम है, जिस रन टाइम पे ये सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग यूजेज के लिए। तो ये एक डायग्रामेटिकल व्यू में वर्चुअल मशीन, कंटेनर्स और सर्वरलेस का, आई होप आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे चीजें और डिटेल में होंगी, सिर्फ ओवरव्यू के लिए है ताकि आपको इन टर्म्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए और तो आप थोड़े अवेयर हो जाएं, ठीक है। अब बात करें बेनिफिट्स की, एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। कुछ बेनिफिट्स हमने पीछे देखे हैं, लेकिन अब कुछ एक्चुअल बेनिफिट्स देख लेते हैं। वैसे तो काफी सारे बेनिफिट है, लेकिन कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में देखिए। मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव है, मैं आपको अभी पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा मेन मोटिव ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या इस सीरीज को फॉलो करने के बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए भी अगर आगे जाना चाहें, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एज्योर के फंडामेंटल से लेकर आप हाई लेवल के जो भी सर्टिफिकेशंस, अलग अलग डोमेन है, डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन आप जिस भी डोमेन में सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहें तो आप जा सकें। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज जब आते हैं एग्जाम में तो इसी के बेस पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाँ, बेनिफिट्स, हम पहला बेनिफिट देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे जो जिस टाइम पे आप इसको यूज कर रहे हैं उसी टाइम के लिए आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है, ठीक है, पे एज यू गो, ठीक है। आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट या पहले से कोई कॉस्ट ऐसी नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस टाइम के लिए यूज करेंगे उसी टाइम के लिए पे करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज, कोई सर्विस ऑप्ट कर ली, आपने उसको यूज नहीं करा तो आपको फिर भी पे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेदर देन पेइंग अपफ्रंट फॉर ए प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स और हार्डवेयर, यू कैन हैंड हार्डवेयर। आपको यहाँ पे रेडवेयर हार्डवेयर वगैरह बाय करने की कोई नीड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ उसको रेंट कर रहे हैं, उन सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं जिनको आपको एक्चुअली में यूज करना है। तो कंजम्पशन मॉडल के एक्चुअल क्या बेनिफिट्स हैं, नो अपफ्रंट कॉस्ट, जैसे कि हमने देखा, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करने की नीड नहीं है, कोई एडिशनल रिसोर्स बाय करने की नीड नहीं है जो आपको यूज ही नहीं करना, ठीक है। आप जब रिसोर्स को यूज करना बंद कर देंगे, आपका जो कॉस्ट पे अमाउंट बिल है वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है। रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट प्रेडिक्शन की कोई यहाँ पे नीड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। स्केलेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दोनों ही सपोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसा जैसा यूजेज हो रहा है उसके बेस पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। वर्टिकल स्केलिंग के टर्म्स में बात करें यानी कि स्केलिंग अप, ठीक है, इसमें हम रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, उसकी पावर, एग्जिस्टिंग सर्वर की पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ज्यादा नीड है, ज्यादा स्पाइक है तो हम सीपीयूज को ऐड कर सकते हैं, मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी कि स्केलिंग आउट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिसोर्सेज को ऐड करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वर्स जो है वो एक ही यूनिट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, फंक्शन एक ही यूनिट के तौर पे, वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें, यू हैव मोर देन वन सर्वर प्रोसेसिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट। आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे मोर देन वन सर्वर की डिमांड है। तो स्केलिंग कैन बी डन मैनुअली और ऑटोमेटिकली, दोनों तौर पे की जा सकती है। हम उसे मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हम ट्रिगर सेट कर सकते हैं। जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हमें लगता है बढ़ रहा है, थ्रूपुट, ठीक है, तो उसके बेस पे हम ऑटोमेटिकली भी स्केलिंग को सेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट के बेस पे, और उसको एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं विद इन अ मिनट, ठीक है। स्केलेबिलिटी का भी है यहाँ पे बहुत रिलायबल सपोर्ट है। अब और कुछ बेनिफिट्स देखें, जैसे इलास्टिक, ठीक है, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ रहा है,
ठीक है, जैसे जैसे ग्राफ में जैसे जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन में स्पाइक और ड्रॉप हो रहा है डिमांड में, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम को भी उसी बेस पे कंपनसेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी, जैसे कि हमने पीछे स्केलेबिलिटी में देखा, तो ये इलास्टिसिटी पर यहाँ पे ऑटोमेटेड हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे स्पाइक और ड्रॉप हो रहा है, तो इलास्टिसिटी भी ये बेनिफिट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको करंट के तौर पे देखें तो क्लाउड जो है वो एलिमिनेट कर रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर पैचेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि हम एक एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होल्ड करे हुए हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर को पैच करना है, अपग्रेड करना है, हार्डवेयर के सेटअप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, आईटी मैनेजमेंट कई सारे टास्क होते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। रिलायबिलिटी के हम बारे में हमने देखा ही कि कितना रिलायबल है। डेटा बैकअप को सपोर्ट करता है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है, वो प्राइस पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सर्विस ऑप्ट कर रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी को सपोर्ट करता है, डेटा रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ग्लोबली, लोकली, ठीक है, जितने चाहे आप रेप्लिकेशंस की अलग अलग सर्विस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रिडंडेंसी, ये अलग अलग क्लाउड सर्विसेज के जो आर्किटेक्चर है, कोई कंपोनेंट फेल होता है तो बैकअप कंपोनेंट है, फॉल्ट टॉलरेंस है, कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर हो रहा है तो उसके लिए फुल ऑन रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी है। और जहां तक बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो ये एक एबिलिटी है कि आप एफिशिएंटली इतने सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एट अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, लार्जर स्केल पे जैसे जैसे चीजें लार्जर स्केल पे होंगी, आपकी कॉस्ट जो है वो और लो होती जाएगी। लोअर कॉस्ट पर यूनिट पे आप लार्जर स्केल पे काम कर रहे हैं, तो देखिए आप कितने सारे बेनिफिट हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो जो एक्सपेंडिचर मॉडल है, ठीक है, एक नॉर्मल कंपेयर करें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर मॉडल लगता है और क्लाउड के टर्म्स में जो एक्सपेंडिचर मॉडल है उसमें कितना डिफरेंस होता है। जैसे कि आप नॉर्मली देखें पास्ट में जो कंपनीज एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करती हैं, ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है। उनको हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर्स, डेटा सेंटर, अलग अलग चीजों के लिए अपफ्रंट कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उनकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट होती है। तो कितनी सारी चीजों को उनको होल्ड करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट होता है। तो ये जो कॉस्ट है जो एक्चुअल ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रही है, अपफ्रंट कॉस्ट है, वो है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट। ठीक है, कैपेक्स इज एन अपफ्रंट कॉस्ट व्हिच हैज अ वैल्यू दैट रिड्यूसेस ओवर टाइम। टाइम टू टाइम ये बात ठीक है कि वो रिड्यूस होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वन टाइम इन्वेस्ट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में जो क्लाउड सर्व प्रोवाइडर्स जो हैं जो एक्सपेंडिचर्स को होल्ड करते हैं, वो मनी ऑन सर्विसेज और प्रोडक्ट नाउ एंड बीइंग बिल्ड। जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, आपको उसी कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, देयर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट। और ऊपर से जो एक्सपेंस आपका सर्विसेज को यूज करने में लग रहा है, आपको आप अपनी टैक्स बिलिंग में उसको डिडक्ट भी करा सकते हैं इन द सेम ईयर। ठीक है, यू पे फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट एज यू यूज इट। ठीक है, तो पे एज यू गो मॉडल, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल, तो ये भी एक डिफरेंस आप दिमाग में रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कंप्यूटिंग कॉस्ट कंपैरिजन के बेस पे देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको हर चीज के लिए पे करना है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, बैकअप, आर्काइव, डिजास्टर रिकवरी, डेटा सेंटर, टेक्निकल पर्सनल, हर चीज के लिए। ऑपरेशनल में देखें तो आपको लीज करना है क्लाउड बेस्ड सर्वर को, सॉफ्टवेयर और फीचर जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली उसके यूजेज को। ठीक है, जब जब आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है वो आप पे कर रहे हैं। तो कॉस्ट में भी आप देखिए कितना डिफरेंस है। ओके, बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम बेनिफिट देखें, एक्सपेंसेस आर, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही प्लान करने पड़ते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स यहाँ पे जो है कॉस्ट डायनेमिकली मैनेज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट फिक्स है, यहाँ पे कॉस्ट डिमांड के बेस पे फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो यू नो एक्जैक्टली हाउ मच इज बीइंग स्पेंड, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपकी डिमांड के बेस पे फ्लक्चुएट हो रही है वो। यहाँ पे जो अपीलिंग है वो when you need to predict the expense before a project start, यहाँ पे आपको अपीलिंग जो है वो आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी एक्सपेंस की प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे अपीलिंग है वो भी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है या फिर अननोन होती है। तो ये एक कंपैरिजन बेनिफिट्स हैं, ठीक है, दोनों के बेस पे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ये तीन टाइप के आपने डिप्लॉयमेंट मॉडल सुने होंगे। तो इनकी थोड़ी थोड़ी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, और एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है तीनों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल है इस क्लाउड कंप्यूटिंग और ये क्लाउड आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आपको पता ही है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल ये डिफाइन कर रहा है कि आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कस्टमर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज से। ठीक है, वो कैसे उनको डेटा मिल रहा है, कैसे एप्लीकेशन रन हो रही है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग मॉडल। ऑब्वियसली जैसे कि पब्लिक क्लाउड है, तो पब्लिक क्लाउड में
आपको कोई लोकल हार्डवेयर नहीं है, कोई अप टू डेट नहीं करना है, सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर हार्डवेयर जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो सब कुछ वही मैनेज हो रहा है, आपको अपने एंड पे कुछ नहीं करना है। एवरीथिंग रन्स ऑन योर क्लाउड प्रोवाइडर्स हार्डवेयर, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड में आपके एंड पे एवरीथिंग, आपको मतलब कोई लोकल हार्डवेयर नहीं है, आपके एंड पे कोई चीज नहीं हो रही है। जैसे कि प्राइवेट क्लाउड जो है आगे, वहां पे आपका खुद का डेटा सेंटर है, आपके खुद के सर्वर्स हैं, ठीक है, जो कि आप जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन पब्लिक क्लाउड में जो है वो सब कुछ जो है क्लाउड प्रोवाइडर ही रन कर रहा है। एडवांटेज देखें तो हाई स्केलेबिलिटी है, एजिलिटी है, ठीक है, पे एज यू गो प्राइसिंग फॉलो हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अपडेट के लिए। और यहाँ पे आपके पास टेक्निकल नॉलेज मिनिमल भी होगी तो आप सेटअप और यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, हो सकता है जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आप डिमांड कर रहे हैं वो आपका पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर उसको वो जो आपको प्रोवाइड ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ ना कुछ नई नई गवर्नमेंट पॉलिसीज आते रहते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं जिनको पब्लिक क्लाउड वाले को पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर कई बार उनको फॉलो नहीं कर पाते। आप हार्डवेयर और सर्विसेज को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें मैनेज नहीं कर सकते जैसे आप मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिक बिजनेस रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपको आपको लेगेसी एप्लीकेशंस को मेंटेन करना है तो कई बार वो पब्लिक क्लाउड के बेस पे मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। प्राइवेट क्लाउड के टर्म्स में देखें तो नाम ही प्राइवेट है तो क्लियर हो रहा है कि आपको खुद का एक क्लाउड एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, आपका आपका खुद का डेटा सेंटर है, आप, ठीक है, आप सेल्फ सर्विस एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज की, ठीक है। तो यहाँ पे एक पब्लिक क्लाउड का एक सिमुलेशन प्रोवाइड करा जा रहा है लेकिन वो प्राइवेट है, ठीक है। आप ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं परचेज के, मेंटेनेंस के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के। तो यहाँ ही इसके एडवांटेज देखें, आप कॉन्फ़िगरेशन और सपोर्ट आप इंश्योर कर सकते हैं लेगेसी एप्लीकेशन को और किसी भी सिनेरियो को आप इंश्योर कर सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन और सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। आपके पास फुल ऑन कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी के टर्म्स में, ठीक है। आप स्ट्रिक्टनेस, खूब स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, कंप्लायंस को, लीगल रिक्वायरमेंट को, पॉलिसीज को, और इकोनॉमीज और स्केल भी जो है, इंटीग्रेशन भी जो है आपके एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर से वो भी आप मीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी डिमांड है आप उसे स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट को इनिशियल इनिशियल फेज में आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो पे करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है, हार्डवेयर स्टार्टअप मेंटेनेंस के लिए। और ओनिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, एजाइलिटी है, बाय इंस्टॉल सेटअप न्यू हार्डवेयर की वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आईटी स्किल्स और एक्सपर्टाइज की नीड होगी जिसके लिए आपको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज हायर करने पड़ेंगे। तो ये डिसएडवांटेज हैं इसके। हाइब्रिड क्लाउड के बारे में बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक है। तो ये आपको अलाउ करता है एप्लीकेशन रन करने के लिए, ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन आप पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को भी यूज कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एडवांटेज है कि आप सिस्टम को रन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ डेट हार्डवेयर में और आउट ऑफ डेट ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि आप वो जो सर्विसेज हैं वो आप पब्लिक क्लाउड से यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास लोकली और वर्सेस क्लाउड की, ठीक है, आप एडवांटेज ले सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, पब्लिक क्लाउड का जो एक एडवांटेज है। रिसोर्सेज के टर्म्स में जो सर्विसेज चीपर हैं आप उनको ऑप्ट करें, जो नहीं है चीपर आप उनको अपने प्राइवेट क्लाउड में यूज कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ओन इक्विपमेंट, ठीक है। आप अपने ओन इक्विपमेंट सिक्योरिटी के टर्म्स में जो ये पब्लिक क्लाउड में हमने डिसएडवांटेज देखा था तो वो टर्म यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स आपको पब्लिक क्लाउड में मिल रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं। इसी चक्कर में यहाँ पे डिसएडवांटेज भी कुछ इतने खास नहीं है, ये कई कई बार काफी एक्सपेंसिव हो जाता है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी आप कुछ ना कुछ पे कर ही रहे हैं, ठीक है, और ये कई बार कॉम्प्लिकेट भी बहुत हो जाता है मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं क्लाउड सर्विसेज की, जो हम आगे बात करने वाले हैं डिफरेंट सर्विसेज, तो वो ये इन तीन कैटेगराइजेशन में आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। इनको एग्जांपल के टर्म्स में समझेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर से, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि आप जो सर्विस है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि आप सिर्फ जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर को जो मैनेज है, जो उसका डेवलपमेंट है, जो उसका हार्डवेयर है, जो उसकी होस्टिंग है, वो सब
क्लाउड प्रोवाइडर के एंड पे हो रहा है, आप सिर्फ उसको एंड यूजर के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसके आर्किटेक्चर, उसकी वर्जन कंट्रोलिंग, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इट इज यूजली बेस्ड ऑन ए आर्किटेक्चर वेयर वन वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर ऑल कस्टमर। एप्लीकेशन का एक वर्जन है जिसको एंड यूजर सारी यूज कर रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन के बेस पे, जैसे कि स्काइप है, ऑफिस 365 है, डायनामिक सीआरएम है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, तो हम एज अ यूजर उसको यूज कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि इसके पैचिंग क्या हो रही है, इसके अपडेट क्या हो रहे हैं, इसका हार्डवेयर कहाँ पे है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम एज अ यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे जो है आप इन्वायरमेंट, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जो फुल ऑन डेवलपमेंट हो रहा है, आपको उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जा रहा है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन क्विकली क्रिएट कर सकते हैं, आपको उसका एक, लेकिन आपके एंड पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या हार्डवेयर है, उसके उसके नेटवर्किंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है, वर्चुअल मशीन, ये सब चीजों की। लेकिन आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन लेवल पे जो जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है वो बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट का मिल रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, तो यहाँ पे आप कोई भी इजीली एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे आपको फुल ऑन कंट्रोल दिया जा रहा है हार्डवेयर का। जो भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसका हार्डवेयर कंट्रोल भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्रोविजन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट को, स्टोरेज कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो तीनों टाइप की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही हैं। अगर आपकी नीड ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि मुझे हार्डवेयर बेस्ड डिटेल पे जाना है, मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए जो जो रिसोर्सेज की नीड होती है, जो अगर एक्चुअल कोई होगा तो उसके लिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाय करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं बाय करूं, मैं उसे रेंट करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मैं उसे बाकी चीजों को रेंट ले रहा हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले रहा हूँ। तो ये तीन टाइप की क्लाउड सर्विसेज हैं। अब हम बात करें इनकी कॉस्ट और ओनरशिप के बेस पे, एक्चुअल प्रैक्टिकल बेस पे, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, ये सॉफ्टवेयर जो भी सर्विस ऑप्ट करता है, तो कॉस्ट और ओनरशिप के बेस पे क्या डिफरेंस आता है, उसकी कॉस्ट कौन ओन कर रहा है, उसकी क्लाउड प्रोवाइडर ओनरशिप कौन ओन कर रहा है, यूजर ओनरशिप क्या है, मेरे एंड पे मेरी क्या ओनरशिप है, और क्लाउड प्रोवाइडर के एंड पे उसकी क्या ओनरशिप है, ये भी एक डिफरेंस होना चाहिए ना। तो वो चीजें देखिए यहाँ से क्लियर हो रही हैं। अब फ्रंट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कोई, तीनों ही केस में कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड के टर्म्स में बात हो रही है। अपफ्रंट कॉस्ट जो है यहाँ पे तो सारे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर फॉलो हो रहा है, तीनों में ही कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, यूजर्स पे ओनली फॉर व्हाट दे कंज्यूम, ऑब्वियस है, यहाँ पे भी सेम है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यहाँ पे कंज्यूम का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन या एनुअल जो भी आपने प्लान ऑप्ट कर रखा है आप वो उसको यूज कर रहे हैं जो भी एप्लीकेशन के लिए। यूजर की ओनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, परचेज, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके परचेज, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की भी सर्विसेज को ले रहे हैं, तो आपकी ये ओनरशिप है। प्लेटफॉर्म के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो आप डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके, ठीक है, यहाँ पे आप सर्वर को मैनेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन आपके डेवलपमेंट में है, आपकी ओनरशिप में, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एप्लीकेशन और उसका वर्कलोड आपको मैनेज करना है। सॉफ्टवेयर में जस्ट आप एप्लीकेशन को यूज कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना ही किसी एप्लीकेशन को मेंटेन करने में, ना ही मैनेज करने में। क्लाउड प्रोवाइडर की क्या ओनरशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर अपने एंड पे ओन कर रहा है। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अंडरलाइन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर की ओनरशिप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट, नेटवर्क, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए क्लाउड प्रोवाइडर ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ही जो जो भी यूजर है, जो भी कस्टमर है वो उसको यूज कर रहा है। और यहाँ पे तो टोटली फॉर ऑल द प्रोविजन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर के टर्म्स में ही यूजर यूज कर रहा है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टर्म्स में यहाँ पे देखें कि, क्योंकि नॉर्मली बात है, ये जो तीनों कैटेगरीज हैं ये एक के ऊपर एक है, तो जैसे कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो एक लेयर ऐड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के ऊपर, तो एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर एक डायग्रामेटिकल व्यू में देखें हम तो ये चीजें चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल। आप देखें, द एब्स्ट्रैक्शन एज द बेनिफिट ऑफ हाइडिंग द डिटेल दैट यू मे नॉट केयर अबाउट। सो आप कोड क्विकर कर सकते हैं,
आप हार्डवेयर की सर्विसेज को लेस कंट्रोल में इजीली एब्स्ट्रैक्शन के बेस पे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो हार्डवेयर कौन मैनेज कर रहा है। जैसे कि आप सिंपली यहाँ देखें, जैसे कि ये जो पार्ट है ये वो है जो आप मैनेज कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है ब्लू में ये वो है जो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। आपको पता नहीं है वहाँ कौन बैठा है, आप सिंपली समझें AWS है ना, तो AWS कंपनी में जो लोग बैठे हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो उसको क्लाउड गूगल क्लाउड के जो एम्प्लॉय हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं। और नॉर्मली ये यू मैनेज यानी कि जो आप हैं, जो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। मैंने एज्योर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो यानी कि मैं, अगर ऑन प्रेमिसेस के टर्म्स में देखें तो आप यहाँ पे सारी चीजें आप ही मैनेज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें आप ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बाय कर रखा है, सर्विसेज वगैरह सब कुछ आपके हाथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, ये सब आपके ये सब चीजें आपके हैंड ओवर में है, ये सब चीजें इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्लाउड प्रोवाइडर किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लेटफॉर्म में आप सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिर्फ ये चीजें ही मैनेज करेंगे, बाकी सारी चीजें जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। सॉफ्टवेयर सर्विस में आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सिर्फ यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, सारी चीजें प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। तो देखिए ये एक मैनेजमेंट का कितना डिफरेंस है चीजों में, कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों की अथॉरिटी आपको भी दी जा रही है। तो किन चीजों का डिफरेंस है, क्योंकि आप भी एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे चीजों को हैंडल कर रहे हैं, आप भी टॉप लेवल की जो एप्लीकेशंस हैं, भले ही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो, भले ही वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म, वो आज के टाइम में गूगल क्लाउड पे पूरी तरीके से डिपेंड है, वो सारी चीजें, सारी सर्विसेज क्लाउड से ही ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा आप अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो क्या है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो मोस्ट यूजर मैनेजमेंट है, यानी कि यूजर के एंड पे आप कितनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर जो रिस्पॉन्सिबल है वो काफी सारी चीजों के लिए, सिस्टम, डेटा, एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो लेस यूजर मैनेजमेंट है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये भी एक डिफरेंस है, मोस्ट यूजर मैनेजमेंट, लेस यूजर मैनेजमेंट और लीस्ट अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, लेकिन आप जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन और उसका डेटा और एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट, जो डिप्लॉयमेंट है वो आप मैनेज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, और आप एज अ यूजर सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू गाइस, बाय। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.